नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक और हिस्टोरिकल टॉपिक। हम जानने वाले हैं जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में, जो मुगल वंश के संस्थापक और पहले शासक भी थे। जानेंगे किस तरह से बाबर अंदीजान से चलकर भारत देश पर आधिपत्य कर लेता है और मुगल वंश की स्थापना करता है। वह मुगल वंश जिसने भारत पर 300 सालों से भी ज़्यादा समय तक राज किया है। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बाबर के आरंभिक जीवन के बारे में जान लेते हैं। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना घाटी के अंदीजान नामक शहर में हुआ, जो आज के उज्बेकिस्तान में है। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था और इनकी माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। यह अपनी माता के ज्येष्ठ पुत्र थे। हालांकि बाबर का मूल मंगोलिया के बरलास कबीले से संबंधित था, पर उस कबीले के लोगों पर तुर्क और फारसी जनजीवन का असर रहा था। वे इस्लाम में परिवर्तित हुए और उन्होंने तुर्किस्तान को अपना वासस्थान बनाया। बाबर की मातृभाषा चगताई भाषा थी, पर फारसी, जो उस समय उस स्थान की आम बोलचाल की भाषा थी, में भी वह प्रवीण था। उसने चगताई में बाबरनामा के नाम से अपनी जीवनी लिखी। मंगोल जाति, जिसे फारसी में मुगल कहते थे, का होने के बावजूद उसकी जनता और अनुचर तुर्क तथा फारसी लोग थे। कहा जाता है कि बाबर बहुत ही तगड़ा और शक्तिशाली था। ऐसा भी कहा जाता है कि केवल व्यायाम के लिए वह दो लोगों को अपने दोनों कंधों पर लाद कर ढाल पर दौड़ लेता था। बात करें बाबर के सैन्य जीवन की, तो सन 1494 में मात्र 12 वर्ष की आयु में उसे फरगना घाटी के शासक का पद सौंपा गया, लेकिन उसके चाचाओं ने स्थिति का फायदा उठाया और बाबर को गद्दी से हटा दिया। कई सालों तक उसने निर्वासन में जीवन बिताया, जब उसके साथ कुछ किसान और उसके संबंधी ही थे। 1496 में उसने उज्बेक शहर समरकंद पर आक्रमण किया और 7 महीनों के बाद उसे जीत भी लिया। इसी बीच जब वह समरकंद पर आक्रमण कर रहा था, तब उसके एक सैनिक ने फरगना पर अपना आधिपत्य जमा लिया। जब बाबर इस पर वापस अधिकार करने फरगना आ रहा था, तो उसकी सेना ने समरकंद में उसका साथ छोड़ दिया, जिसके फलस्वरूप समरकंद और फरगना दोनों उसके हाथों से चले गए। सन 1501 में उसने समरकंद पर पुनः अधिकार कर लिया, पर जल्द ही उसे उज्बेक खान मोहम्मद शैबानी ने हरा दिया और इस तरह समरकंद, जो उसके जीवन की एक बड़ी ख्वाहिश थी, उसके हाथों से फिर वापस निकल गया। फरगना से अपने चंद वफादार सैनिकों के साथ भागने के बाद अगले 3 सालों तक उसने अपनी सेना बनाने पर ध्यान केंद्रित किया और सन 1504 में हिंदू कुश की बर्फीली चोटियों को पार करके उसने काबुल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। काबुल अफगानिस्तान देश की राजधानी है और हिंदू कुश की चोटियां अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर पड़ती हैं। नए साम्राज्य के मिलने से उसने अपनी किस्मत के सितारे खुलने के सपने देखे। कुछ दिनों के बाद उसने हेरात के एक तैमूर बंसी हुसैन बकराह के साथ मोहम्मद शैबानी के विरुद्ध सहयोग की संधि की, पर 1506 में हुसैन की मृत्यु के कारण ऐसा नहीं हो पाया और उसने हेरात पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। हेरात उज्बेकिस्तान का एक महत्वपूर्ण शहर है, लेकिन 2 महीनों के भीतर ही साधनों के अभाव में उसे हेरात छोड़ना पड़ा और अपनी जीवनी में उसने हेरात को बुद्धिजीवियों से भरे शहर के रूप में वर्णित किया है। काबुल लौटने के 2 साल के भीतर ही एक और सरगना ने उसके खिलाफ विद्रोह किया और उसे काबुल से भागना पड़ा, लेकिन जल्द ही उसने काबुल पर पुनः नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसके बाद उसने शाह इस्माइल प्रथम के साथ मध्य एशिया पर मिलकर आधिपत्य जमाने के लिए एक समझौता किया। शाह इस्माइल की मदद के बदले में उसने साफियों की श्रेष्ठता स्वीकार की। इसके उत्तर में शाह इस्माइल ने बाबर को मोहम्मद शैबानी की बहन खानजदा से मिलवाया, जिसे शाह इस्माइल ने कैद में रखा हुआ था और उसे विवाह करने की बलात् कोशिश कर रहा था। शाह ने बाबर को ऐशो आराम तथा सैन्य हितों के लिए पूरी सहायता दी, जिसका जवाब बाबर ने अपने को सिया परंपरा में ढाल कर दिया। उसने सिया मुसलमानों के अनुरूप वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया था। अक्टूबर 1511 में उसने समरकंद पर चढ़ाई की और एक बार फिर उसे अपने अधीन कर लिया। यहाँ पर उसका स्वागत हुआ और एक बार फिर गांव के गांव उसको बधाई देने के लिए खाली हो गए। लेकिन 8 महीनों के भीतर ही उज्बेकों ने समरकंद पर फिर से अधिकार कर लिया। तो इस बार बाबर ने उत्तर भारत की ओर रुख किया और भारत पर चढ़ाई करने की सोची। इस समय भारत में राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं थी। दिल्ली सल्तनत पर लोधी राजवंश का प्रभुत्व था और इस राजवंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी दिल्ली के शासक थे, जो कड़े विरोधों का सामना कर रहे थे। इन विरोधियों में राजपूत शासक राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी भी थे।
कहा जाता है कि राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी ने बाबर को भारत आने का न्योता दिया था। बाबर को लगता था कि दिल्ली की सल्तनत पर फिर से तैमूर वंशियों का शासन होना चाहिए और एक तैमूर वंशी होने के कारण दिल्ली सल्तनत पर वह कब्जा करना चाहता था। उसने सुल्तान इब्राहिम लोदी को अपनी इच्छा से अवगत कराया। इब्राहिम लोदी के जवाब नहीं आने पर उसने छोटे छोटे आक्रमण करने आरंभ कर दिए। सबसे पहले उसने कंधार पर कब्जा किया। इसके बाद उसने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया और पानीपत में लड़ी गई इस लड़ाई को पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। यह युद्ध बाबरनामा के अनुसार 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। इसमें बाबर की सेना इब्राहिम लोदी की सेना के सामने बहुत छोटी थी। कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी की सेना में 50,000 से लेकर 1 लाख तक सैनिक थे और 300 के करीब हाथी थे। वहीं बाबर की सेना में सिर्फ 20 से 25,000 सैनिक थे और 24 तोपें थी। बाबर ने तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया और इब्राहिम लोदी को युद्ध में हरा दिया। इसके बाद दिल्ली की सत्ता पर बाबर का अधिकार हो गया और उसने सन 1526 में मुगल वंश की नींव रखी। लेकिन अभी बाबर का खतरा टला नहीं था। बाबर ने इसके बाद भी कड़े विरोधों का सामना किया। इसमें राजपूत शासक राणा सांगा से युद्ध भी शामिल है, जिसे खानवा का युद्ध कहा जाता है, जो 17 मार्च 1527 में मेवाड़ के शासक राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा का साथ खासतौर पर इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी ने दिया था। इस युद्ध को जीतने के लिए बाबर ने अपने सैनिकों के उत्साह को बढ़ाने के लिए शराब पीने और बेचने पर प्रतिबंध की घोषणा की और शराब के सभी पात्रों को तबाह कर शराब न पीने की कसम ली गई। बाबर ने 2 लाख मुगल सैनिकों को लेकर सांगा से युद्ध करने उतर गया। उसने सांगा की सेना के लोदी सेनापति को प्रलोभन दिया, जिससे वह सांगा को धोखा देकर सेना सहित बाबर से जा मिला। बाबर और सांगा की पहली मुठभेड़ बयाना में हुई और दूसरी खानवा नामक स्थान पर हुई। इस तरह खानवा युद्ध में भी पानीपत के युद्ध की रणनीति का प्रयोग करके बाबर ने एक सफल युद्ध रणनीति तय की। इसमें राणा सांगा की हार हुई और बाबर की विजय हुई। यहीं से बाबर ने भारत में रहने का निश्चय किया और इस युद्ध में ही प्रथम बार बाबर ने धर्म युद्ध नारा दिया और इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी अर्थात दानी की उपाधि ली थी। इसके बाद भी बाबर ने कई युद्ध लड़े, जिनमें चंदेरी पर आक्रमण और घाघरा का युद्ध प्रमुख है, जो 1529 में आगरा में हुआ था। और इसके बाद बाबर ने निरंतर अपने साम्राज्य का विस्तार किया और एक मजबूत शासन व्यवस्था कायम की। बात करें बाबर के अंतिम दिनों की, तो हुमायूंनामा के अनुसार जब हुमायूं के बीमार पड़ने पर उसने अल्लाह से हुमायूं को स्वस्थ करने तथा उसकी बीमारी को खुद को दिए जाने की प्रार्थना की। इसके बाद बाबर का स्वास्थ्य बिगड़ता गया और अंत में 1530 को 48 वर्ष की उम्र में वह मर गया। उसकी इच्छा थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए, पर पहले उसे आगरा में दफनाया गया। लगभग 9 वर्षों के बाद हुमायूं ने उसकी इच्छा पूरी की और उसे काबुल में दफना दिया गया। इस तरह एक वीर योद्धा का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे और भी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल VS एजुकेशनल प्लेस को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।